हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और जिस स्टोरी का इंतज़ार कर रहे हैं, बस मॉर्निंग मॉर्निंग मिल जाए तो दिन बन जाए। तो बस मॉर्निंग में हम सोचे कि आप सबको आपकी चीज़ें मतलब स्टोरी मिल जाए और बहुत लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होगा, तो इसलिए ज़्यादा शब्द ना कराते हुए हम सोचे कि अपलोड कर ही देते स्टोरी। तो चलिए, स्टोरी सुनाने से पहले क्या आप शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है? तो ज़्यादा मस्ती ना करते हुए चलते हैं प्रीवियस पार्ट की तरफ। और प्रीवियस पार्ट कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो अनंतिका नहीं यार, फिर से देखो यार, गड़बड़ी हो जा रही है। स्टोरी में ऐसे घुसे हुए हैं ना कि दिमाग में वही चलता है। तो स्टोरी में ये होता है, प्रीवियस पार्ट में अव्यांशी देखती हैं रवि को देखते ही उनके गुस्से का लेवल ऐसा जाता है कि बस अब कुछ नहीं। तो देन आगे ऐसा होता है कि गुस्से में हमारी अव्यांशी बढ़ने लगती है। उनके माँ, उनके भाई, उनकी दादी, उनके दादाजी उनको रोक रहे होते हैं और जाती हैं, उनको कॉलर से पकड़ती हैं और उनका कॉलर खींचते हुए दरवाज़ा खोलती हैं और बाहर करने के लिए जाती हैं और फिर से दरवाज़ा बंद करने ही वाली होती हैं, फिर दरवाज़ा बंद नहीं करती हैं, फिर उसको ओपन फिर से दोबारा करती हैं और पहले फिर से उनको कॉलर पकड़ के उनको खींच के एक चाटा मारती है। कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई ना? तुम्हें अपना भाई माना मैंने, हाँ? तुम्हारी बहन को अपनी बहन माना, अपनी दोस्ती निभाई, एक अच्छी की दोस्त बनी, बट तुम दोनों ने क्या किया मेरे साथ? तुमने मेरा ही घर उजाड़ना चाहा। सच बता रही हूँ, इतनी 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 बेगैरत तो मैं नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगी, क्योंकि तुमको अपना भाई माना है। इस वजह से बस ये चाटा याद रखने के लिए कि तुमने मेरे साथ जो किया है ना, अगर अब कभी भी मेरे सामने आए तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम्हें मैंने कभी अपना भाई माना था। और अच्छा है कि तुम मेरे भाई नहीं हो। मेरा भाई ये है और यही रहेगा। और इस बात को तुम साबित करते हो कि तुमको कोई कितना भी प्यार और सम्मान दे ले, मगर अपना भाई अपना होता है और पराया पराया ही होता है। तुमने इस बात को साबित किया है और आइंदा से खबरदार मेरे सामने आए तो हिम्मत मत करना। तुम्हें पता है कि मैं अभियांशु सिंह देव हूँ और तुम्हारी हर पहुँच को, तुम्हारे हर जड़ को काटने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा। समझे? तुम निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो। ऐसे बोलती हैं और अपना दरवाज़ा बंद कर देती हैं। खैर, घर वाले तो ये सोच रहे होते हैं कि उनके साथ वो कुछ कर ना बैठे, बट इतनी संयम और समझदारी के साथ उन्होंने जो डिसीज़न लिया होता है, उन्होंने खुद पे इतना काबू दिखाया हुआ होता है, तो काफ़ी ज़्यादा घर वाले भी खुश होते हैं। या ये यूँ कह लें कि अव्यांशी थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करने लगी होती है, क्योंकि उसको पता चल चुका होता है कि गुस्से में अक्सर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और उसका गुस्सा पहले ही रैना ने झेल लिया होता है और उसकी वजह से ही रैना घर छोड़ के चली जा चुकी होती है। उस बात का उनको बेहद पछतावा होता है। और खैर, अगर वो रवि के साथ कुछ गलत करती या कुछ, भाई मेरे हिसाब से तो गलत नहीं होता, ठीक है? मेरे हिसाब से तो बहुत कूटना था, इतना कूटना था कि उसकी बॉडी में दर्द कम, घाव ज़्यादा दिखे, ऐसा। चलो, ये तो मेरा हो गया। आगे ये होता है कि देन सब लोग बैठ जाते हैं और फिर वो जाती है, हाथ वॉश करती है और आती है, फिर बैठती है।
देन सब लोग बैठते हैं और सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो कहते क्या हुआ, मेरे मुंह पे कुछ लिखा है क्या? सब खाओ, दादी आप खाइए, दादाजी। तो सब लोग खाने लगते हैं और वहाँ पे खाते वक्त जो बस चम्मचों की जो आवाज़ होती है बस वो आ रही होती है, ना कोई हंस रहा होता, ना बोल रहा होता, ना कोई बातें होती हैं। एक गहरा सन्नाटा और एक खामोशी सी छाई हुई होती है, क्योंकि उस खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान गुजर चुका होता है और सबकी ज़िंदगी को तबाह भी कर चुका होता है। खैर उस तबाही का इफ़ेक्ट तो ज़्यादा हमारी अव्यांशी के दिल पे और रैना की ज़िंदगी पे पड़ा हुआ होता है, मगर कहीं ना कहीं छाप तो सबकी ज़िंदगी में पड़ चुका होता है, क्योंकि सबको आदत हो चुकी होती है रैना की। यूँ कह ले कि आदत नहीं ज़रूरत बन चुकी होती है। कहते हैं ना कि इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और अच्छे परिवार को एक अच्छे इंसान की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही कुछ होता है कि हमारी रैना की ज़रूरत जो देव परिवार होता है वो महसूस कर रहा होता है। और हमारे दादाजी दादी या जया जी जो उनकी माता जी होती हैं, उनके भाई जो कभी नशे से बाहर नहीं आते मगर उनको भी उनकी कमी महसूस हो रही होती है। अब आयशा आयशा तो सबसे ज़्यादा ही रैना के साथ घुल मिल चुकी होती, तो उसको भी खैर इनका खाना होता है और फिर वहाँ से अभियांशी डाइनिंग टेबल से उठ के अपने रूम में चली जाती हैं और उस रूम में सारी चीज़ें जो बिखेरा हुआ होता है, कहती हैं कि आई प्रॉमिस दादी, ये जैसे रूम बिखरा हुआ है ये ऐसे बिखरा हुआ रहेगा और वो रहना ही आके संभालेगी और वही ठीक करेगी सारी चीज़ों को। बिगाड़ा तो मैंने है, ठीक भी वही करेगी। और वहाँ से अपने रूम से निकल के वो दूसरे रूम में चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा वो नहीं होता कि माहौल नहीं होता कि वो सो सके या रह सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही तोड़ फोड़ मचाई होती हैं तो इस वजह से। और उस कमरे में दूसरे कमरे में सो के उनको सुकून नहीं आ रहा होता, उनको चैन भी नहीं आ रहा होता है। दोनों ही अपने अपने जो बेडरूम का जो खिड़की होता है वहाँ पे खड़े होके चाँद को देख रहे होते हैं और उस वक्त को महसूस कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या, उनकी ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान कैसे मच गया। इतने दिनों की जान पहचान इतनी धुंधली कैसे पड़ चुकी है। वो एक टाइम पे एक आवाज़ पे उनके एक दिल में एक दूसरे के लिए इज्जत हुआ करती थी, आज इतने दूर क्यों। कहती हैं अव्यांशी कि हे भगवान, मैं कहाँ से कहाँ आके खड़ी हो गई हूँ। प्लीज़ होप सो कि रैना मॉर्निंग ऑफिस आए और वो ज़्यादा मुझसे बहस ना करे और मैं उसको बिना मनाए तो छोड़ूंगी नहीं, उसको मानना ही पड़ेगा। और ऐसा सोचती हूँ अगर वो बट नहीं मानी तो क्या करूँगी मैं। ये सब सोच सोच के उसको ना नींद आ रही होती है ना सुकून। वो सोचती है कि वो रैना को फ़ोन लगाए, फ़ोन उठाती है, फ़ोन कान तक लगाती है और फिर काट देती है। इधर हाफ रिंग फ़ोन पे आता है, देखती है अभी के नाम से और कहती है कि मुझे पता है अभी कि आपको भी नींद और सुकून दोनों ही नहीं आ रहा होगा, मगर जैसे आपने मेरी नींद और सुकून छीना है ना, मैं भी आपका वो नींद सुकून सब छीन लूँगी। और ऐसे तो बिल्कुल नहीं, आपको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वो भी खुद से वादा एक और इधर हमारी अव्यांशी खुद से एक वादा दे रही होती है। और फिर इनकी धीरे धीरे रात ढलती है, फिर सुबह होती है। सुबह हमारी अव्यांशी बड़ी जल्दी तैयार हो जाती हैं। वो आज ब्लैक सूट के जगह पे मतलब जगह पे क्या कहते हैं उसको यार, जो रोज़ वो तैयार होती हैं
अब अपने ड्रेस को थोड़ा सा चेंज करती हैं। वो एक ब्लैक कलर में पैंट पहनती हैं और खुली स्लीव्स के शर्ट पहनती हैं और उस पे वो कोट लेती हैं और उनका लैपटॉप, बैग, वॉच और हमेशा की तरह उनका ग्लास जो आंखों पे वो लगाती हैं और अपना फ़ोन और पोनी उनके बालों का और फिर बड़े एटीट्यूड के साथ उतरती हैं और बार बार वो घड़ी देख रही होती हैं। डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई होती हैं कि देखिए आज नाश्ता मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, ये सारे लोग सो रहे हैं अभी तक। तो वो सब लोग थोड़ा सा डिफरेंट वे से उनको देख रहे होते हैं। तो कहती है कि सब मेरा मुंह क्या ताक रहे हो, नाश्ता मांग रही हो और क्या मांग रही हो। तो उनकी दादी कहती हैं कि बेटा क्या हो गया, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तो कहती है, देखो ना दादी, कोई नाश्ता नहीं दे रहा मुझे, मुझे ऑफिस जाना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो कहती हैं कि बट बेटा तुम तो इस टाइम ऑफिस नहीं जाती हो। कहती कि दादी वो रहना। तो तब तक रहना का नाम लेती हैं। तो कहती हैं कि क्या रहना अव्यांशी। तो कहती हैं कि दादी कुछ नहीं, वो ऑफिस जाना है ना, ऑफिस में बहुत सारे काम है इसलिए। तो वो ये नहीं बताती कि वो अपनी दादी को कि वो अव्यांशी को, अरे सॉरी, रैना को कैसे ऑफिस बुला रही हैं। बस वो ये बताई होती हैं कि अव्यांशी रैना को मनाएगी। बट वो तरीका क्या होता है वो तो दादी और रैना को भी नहीं पता होता है। बड़े अजीब से तरीके हैं अव्यांशी के भाई, इंसान ही अजीब है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो रैना होती हैं वो भी इधर तैयार श्यार होती हैं। वो पुराने गेटअप में, वही उनका पुराना अवतार, मतलब एकदम ड्रेस शॉर्ट, बालों को अच्छे से सजा के दोनों तरफ से लिया हुआ होता है और हाथ में एक ब्रेसलेट और आँखों में काजल, लिपस्टिक, और वो ऐसे तैयार होके बैग लेके और निकल रही होती हैं। तो कहती हैं कि बेटा इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो, उनकी मम्मी पूछती हैं। तो कहती हैं कि मॉम मैं ऑफिस जा रही थी, थोड़ा कुछ काम है मुझे, तो कुछ प्रॉब्लम रह गया तो मैं उसको सॉर्ट करने जा रही हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है बेटा, बट इतनी जल्दी क्या है, नाश्ता करके जाओ। तो कहती है कि नहीं मॉम, मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा। तो कहती हैं कि ठीक है बट बेटा जल्दी आना। तो कहती है कि हाँ हाँ मॉम, मैं आ जाऊँगी। तो उसके भाई आ जाते हैं और जो उसके भाई होते हैं वो आवाज़ देने, दीदी दीदी करके आने लगते हैं। तो कहती हैं क्या हुआ तुम दोनों को। तो कहते हैं कि दीदी मेरे लिए चॉकलेट लेके आना प्लीज़। तो कहते दीदी मेरे लिए ना टॉय। यानी ठीक है मैं ले आऊँगी, तुम दोनों लोग जाओ और पढ़ाई करो। तो कहती हैं कि मॉम डैड को बता दीजिएगा मैं आती हूँ। इधर अव्यांशी बार बार घड़ी की तरफ देख रही होती हैं और नाश्ता कर रही होती है। नाश्ता करके अपना लैपटॉप बैग उठाती हैं और वो दादी को अपने बाय बोल के चली जाती हैं, क्योंकि अव्यांशी का नेचर सब जानते हैं। वो अपनी मॉम से बात नहीं करती हैं और दादी से ज़्यादा अटैच्ड है, दादाजी से, और भाई उनको कुछ मतलब ही नहीं है दुनिया से। खैर जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती हैं हमारी अव्यांशी, तो अपने केबिन में चक्कर काट रही होती हैं। इधर स्नेहा जो होती है रना, सॉरी, जो स्नेहा होती है वो ऑफिस में पहुंचती है और उसके केबिन में जाती है। तो कहती है कि स्नेहा रना कहाँ है। तो कहती है कि मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, मुझे नहीं पता। तो कहती है कि मैंने तेरे को बोला था ना, और तूने लगता है अच्छे से नहीं समझाया है, ठीक है, तो सोच ले कि मैं क्या करूँगी। तो कहती है कि तू पागल तो नहीं होगी है अव्यांशी, हाँ, कहीं दिमाग को घर छोड़ के तो नहीं आ गई है, तुझे शौक तो नहीं लग गया कि भाभी ने तुझे छोड़ दिया। तो कहती है कि उसने मुझे छोड़ा नहीं है,
काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और तू ज़्यादा दिमाग मत चला, तू जोड़ नहीं सकती तो तोड़ भी मत। तो कहती है कि अच्छा मैंने तोड़ा है, ज़रा याद कर तो किसने क्या किया था। तो कहती है कि हाँ, याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, पता है मैंने क्या किया है, और तू ना बस इतना पता कर कि वो आ रही है या नहीं आ रही है, फ़ोन करके पता कर। तो कहती है अजीब इंसान है यार, इसको कितना भी समझा लो, इसको सीधी बात तो समझ में आती नहीं है, टेढ़ी है, दिमाग भी टेढ़ा है, पता नहीं इसको रहना कैसे झेलती है, मतलब मेरी भाभी कैसे झेलती है, सच में अड़ियल, सच में खड़ूस है, सही बोलती है वो। तो ऐसा बोल रहे थे, कहती कि खुद से क्या बातें कर रही है, फ़ोन कर। तो वो परेशान हो गए, चक्कर लगाया जा रही होती है, वो बोलती हाँ हाँ लगा रही हूँ लगा रही हूँ। तो वो फ़ोन लगाती है, तो इधर रहना फ़ोन उठाती है, कहती है कि हाँ आश्रा। तो कहती है कि भाभी कहाँ हो अब। तो कहती हैं कि रास्ते में हूँ, बस आ रही हूँ, ऑटो नहीं मिल रही है। तो आती है और ऑटो नहीं मिल रही है, तो एक साइड से जा रहा होता, गड्ढा हुआ रहता है, तो गड्ढे की वजह से उसके कपड़े पे छींटे उड़ जाते हैं, कुछ तत्ते उसके कपड़े पे लग जाते हैं। तो कहती है कि क्या हुआ। वो थोड़ा सा चिल्लाती है कि दिखता नहीं है क्या। कहती है, क्या हुआ भाभी। तो कहती हैं कि अरे यार वो मेरे कपड़ों पे छींटा आ गया। तो कहती है कि कहाँ हो आप, मैं आपको पिक करने आ रही हूँ। तो कहती है नहीं नहीं स्नेहा, मैं आ जाऊँगी, डोंट वरी। तो वो फ़ोन रखती है। तो कहती है क्या हुआ, वो उसको कोई प्रॉब्लम हुई क्या। तो कहती है कि तू इतना क्यों चिंता कर रही है। तो कहती है कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो कहती है कि अच्छा ऐसे, जो जो जिस एटीट्यूड में। तो कहती है कि क्या ऐसे, मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहूँगी, समझ में आया। तो कहती है कि तू मुझे मत बता कि तू कैसी है, ठीक है। तो कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, जाके अपना काम कर। तो कहती है कि हाँ जा रही हूँ, तेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा दोनों एक दूसरे को सुनाते हुए इधर स्नेहा निकल आती हैं उसके केबिन से अभियांशु के, और कहती है कि यार ये इतनी एरोगेंट क्यों है, और इतने इतना वो भी किसको सुना रही है और किसको दिखा रही है, दीवाल वॉल, खुद को, पड़ोसी को, पता नहीं, पागल इंसान। भाभी पता नहीं कैसे झेलते हो यार इसको। तो वो जाती है अपने केबिन में बैठती है। देन अव्यांशी इधर घूम ही रही होती है, तब तक देखती है कि हमारी रैना थोड़ी देर में पहुंच चुकी हैं और रिसेप्शन पे पूछती हैं। तो वो रिसेप्शन पे कॉल करके ऑलरेडी बोल चुकी होती है हमारी रैना के लिए कि अव्यांशी की रोकना नहीं, अंदर आने दो। तो आती हैं, वो बड़ी तमतमाई सी रहती हैं, और अव्यांशी के केबिन में वो जाती हैं, कहती हैं कि क्या बदतमीज़ी है, हाँ ये आप कर क्या रहे हो। तो कहती हैं कि क्या कर रही हूँ, तुम यहाँ पे मेरी पीए थी, तो तुम वापस तुम्हें काम तो करना पड़ेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म हो जाएगा तो कहती हैं कि ख़त्म तो हो गया, अब क्या ख़त्म करना है, मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना है। तो कहती हैं कि कैसे नहीं करोगी। तो कहती हैं कि मेरी मर्ज़ी। तो कहती हैं कि तुम्हारी मर्ज़ी नहीं है, तुम ये देखो। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी कॉपीज़ होती हैं, वो देखती कहती कि इस पे साफ साफ लिखा है कि जब तक अगर हम नहीं चाहें मेरी कंपनी तुम नहीं छोड़ सकती हो, ठीक है। और तुमने बाकायदा साइन किया हुआ है, उसमें दूसरी लाइन पढ़ो, बाकी छोड़ो। अगर तुमने अपनी मर्ज़ी से ये कंपनी छोड़ा तो बाकायदा तुम पे मानहानि का दावा मैं कर सकती हूँ, वो भी 10 करोड़ के साथ। और तीसरी लाइन पढ़ो, उसमें जो तीसरी है उसमें मैंने ये लिखा है कि तुमने मेरी कंपनी से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चोरी किए हैं, मैं इसके जुर्म में तुम पे केस भी कर सकती हूँ। कहती कि वो अच्छा, तो आप मुझ पे केस कर सकती हैं, ओके। तो वो गुस्से में अपना बैग लिए तो रहती है, और जैसे ही हमारी अव्यांशी बोलते बोलते आके उसके जस्ट सामने खड़ी हुई होती है, तो थोड़ा सा रहना और करीब आती है और कहती कि अच्छा आप केस करेंगी, करो, जो करना है वो कर लो,
मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगी, मतलब नहीं करूँगी, समझ में आया? और नहीं समझ में आता अवियांशी सिंह देव, तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है? मैं दूसरों की बातों पे आके ना मैं जजमेंट नहीं बनाती, और मैंने एक बार जजमेंट बना लिया तो मैं उसको नहीं बदलती, समझ में आया? और फिर वो अभी वो बोल ही रही होती हैं, बट हमारी अव्यांशी जो होती हैं उनकी बातों पे ना ध्यान दे के उनके ड्रेस पे ध्यान दे रही होती हैं। वो ऊपर से नीचे तक उनको बड़े ध्यान से देखती हैं और फिर उनकी बातों पे ध्यान देती हैं, और फिर देन उनके लिप्स पे वो गुस्से से बोल रही होती है, उंगली दिखा के बात कर रही होती हैं, फिर भी उनके इस एटीट्यूड से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब उनके कपड़ों पे धब्बे देखती हैं तो वो उनकी बातें सुनते सुनते वो अपने फ़ोन पे एक नंबर डायल करती हैं और कहती हैं कि आपके पास सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? तो कहती बताते हैं वो उधर से, तो अभी डिलीवर करिए इस एड्रेस पे। तो ऐसे बोल के फिर फ़ोन रख देती हैं और कहती हैं हाँ कंटिन्यू। तो तुम क्या बोल रही थी? तुम नहीं काम करोगी यहाँ? तो कहती कि हाँ नहीं करूँगी, चाहे जो हो जाए, नहीं करूँगी मतलब नहीं करूँगी। तो कहती हैं कि देखते हो कैसे नहीं करोगी, करना तो पड़ेगा, ठीक है? रैना व्यांशी सिंह देव तो कहती हैं कि वो हेलो ज़्यादा उड़ो मत, ठीक है? तो कहती है क्या उड़ो मत? वो उनके तरफ बढ़ने लगती हैं और बढ़ते बढ़ते मतलब ऐसे उनको उनके तरफ बढ़ती हैं जैसे कि डराने के उससे। हालांकि रैना जानती हैं कि अव्यांशी का गुस्सा कैसा है, और उनके फेस पे उस वक्त तो ना कोई गुस्सा ना कोई एक नॉर्मल सा एक्सप्रेशन होता, ना हंस रही होती हैं ना कुछ कह रही होती हैं। ये क्या क्या तुम मुझे डरा रही हो? तो कहती हैं कि उस वक्त तो वो मतलब डरा रही हो या कुछ कह रही हो, ऐसा कोई भी किसी भी बात पे वो कोई रिप्लाई नहीं कर रही होती हैं। और रैना की तरफ वो अपने कदम बढ़ाते चली जाती हैं, धीरे धीरे वो पीछे कदम खींचने लगती हैं और एक टाइम पे आके वो वॉल की तरफ लग जाती हैं और वो अपना हाथ वॉल पे रखते हुए कहती हैं कि हाँ क्या नहीं हो तुम? तो कहती हैं कि मैं रहना रैना वर्मा हूँ। तो कहती हैं कि अच्छा तुम अपना सरनेम भी भूल गई? तो कहती हैं कि नहीं मैं नहीं बोली हूँ, और मैं कर रही होती हैं और वो घबरा सी रही होती हैं और अपनी नज़रें नीचे कर लेती हैं, जो एक टाइम पे उन्होंने अव्यांशी के साथ नज़रें मिला के बात की होती है। अभी उनकी हड़बड़ाहट घबराहट जो भी कह लो, उस टाइम पे वो नज़रें नीची होती हैं और वो कहती हैं कि नहीं मेरा यही सरनेम है। तो ऐसे बोलती हैं, कहती हैं कि अच्छा तुम्हारा सरनेम तुम्हें याद नहीं है, तो मैं फिर से दोबारा रिपीट करती हूँ, तुम रैना अव्यांशी सिंह देव हो, ठीक है? और ये दिमाग में अपनी बात जो कर रही हो उसको निकाल के मेरी बात फिट कर लो। अगर नहीं फिट हो रही है तो मुझे फिट करना आता है, तो बता देना। तब तक उसके फिर से कैबिन में नॉक होता है, तो फिर से वो थोड़ा सा जो ऑकवर्ड सिचुएशन में रहते हैं, दोनों अलग अलग खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद कहती है कि हाँ दीपक बोलो। तो क्या वहाँ से जब राना वहाँ से निकल जाती हैं और कहती हैं कि मैडम ये गाड़ी डिलीवर हो गया है। तो कहती हैं कि ठीक है ये नीचे राना जा रही है उसको दे दो। तो कहते हैं कि बट मैडम, तो कहती हैं कि बट क्या दीपक, मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा मुझे क्या करना है? तो वो जब ये बोलती हैं और एक इंटेंस लुक देती हैं तो वो वहाँ से निकल जाते हैं और वो जाती हैं स्नेहा के कैबिन में। स्नेहा से कहती हैं कि ये पागल हो गए क्या, दिमाग खसक गया इनकी जगह से? हाँ अड़ियल खड़ूस। तो कहती हैं कि क्या हुआ हुआ क्या भाभी? तो कहती हैं कि आपको पता नहीं है
पागल हो गया है इंसान, इसको असाइलम ले जाइए। घर वालों के साथ खतरे से खाली नहीं है। आपको पता नहीं है ये क्या चल रहा है इनके दिमाग में। कह रहे हो मुझ पे केस करेंगे। आपको आपको समझ में आ रहा है? ये मुझे लगता है ना कि दादी समझ नहीं पा। दादी से बोलो आपकी इनका दिमाग का इलाज कराए, वरना मुझे नहीं लगता दिमाग ठिकाने पे है इनका। तो कहती है कि हुआ क्या भाभी, बताओगी ज़रा? तो कहती हैं कि तब तक बोलने वाली होती है, फिर से उनके दरवाजे पे नॉक होता है। तो वो आती हैं, आता है दीपक और कहता है कि मैडम ये आपके लिए। तो ये क्यों? तो अभियांशी मैडम ने आपके लिए भेजा है। तो देखते हैं दोस्तों स्टोरी में क्या होता है, क्या अभियांशी समझा पाती हैं या समझ पाती हैं। तो बाय, टेक केयर, बताइएगा ज़रूर।